नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज हम रीड का प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोल्व करने वाले हैं, जिसमें हम बाल विकास यानी सीडीपी को सोल्व करेंगे। ठीक है, बाल विकास को सोल्व करेंगे। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है। ठीक है, किस में कठिनाई है? लिखावट में, यानी लिखने में जिसमें प्रॉब्लम आती है, वो कौन सी डिजीज है? तो डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया और ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार। बात करते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहा है, लिखावट कठिनाई। तो मैंने आपको बताया रखा है पहले से ही कि एक क्वेश्चन आपका जरूर डिजीज से आएगा। ठीक है, डिजीज से आएगा। और इसमें भी कौन सा पूछा? अब यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? देखिए, डिसलेक्सिया होता है जब आपको पढ़ने से संबंधित कोई विकार हो। ठीक है, तो डिसलेक्सिया क्या होता है? पठन से संबंधित, कह सकते हैं आप, पठन से संबंधित विकार हो। जैसे नंबर्स को उल्टा पढ़ देना है, डिजिट को उल्टा पढ़ देना है। ठीक है, या आप कोई शब्द पढ़ रहे हैं, जैसे रो को, ठीक है, RWA पढ़ देना, RAW को AWA पढ़ देना। तो इस तरह से, यानी कि जो आपके लेटर्स होते हैं उनको अपोजिट पढ़ देना, आगे पीछे पढ़ देना। तो ये तो होते हैं डिसलेक्सिया। डिसकैल्कुलिया होता है गाइज गणित से। देखिए, कैलकुलिया से आप यहाँ से निकाल सकते हैं कैलकुलेशन। ठीक, कैलकुलेशन मतलब क्या होता है? जहाँ पर हम गणना करते हैं। ठीक है, यानी गणित से संबंधित कह सकते हैं, तर्क से संबंधित आप इसको कह सकते हैं। तो गणित से संबंधित या तर्क से संबंधित क्या होता है? डिसकैल्कुलिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है? डिस्ग्राफिया, ग्राफी को आप ऐसे निकाल सकते हैं, ग्राफिक। ठीक है, ग्राफिक। तो ग्राफिक क्या होता है? ग्राफिक होता है लिखने से संबंधित। ठीक है, कुछ भी लिखना तो ग्राफिक कहलाता है। तो डिस्ग्राफिया क्या हो गया? तो लिखावट से संबंधित कठिनाई क्या होती है? डिस्ग्राफिया होती है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से कोई भी डिजीज आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, एक ऑप्शन और इसमें आपको क्लियर कर देते हैं। इसमें ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ADHD। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से पूछ लेता है। देखो, ADHD क्या होता है? तो इसके तो आपको फुल फॉर्म यानी हिंदी नाम आपको याद कर लेना है, इंग्लिश नाम भी ADHD आपको याद कर लेना है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट ADHD लिखा आ जाता है। ADHD क्या होता है? जब कोई स्टूडेंट ध्यान नहीं रख पाता, ठीक है, यानी कंसंट्रेट नहीं कर पाता किसी चीज़ पर। ठीक है, तो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम, जैसे अब मान लो आप कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपका 10 मिनट बाद तुरंत माइंड डाइवर्ट हो गया कि नहीं अभी तो ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं रहा, अब कुछ और कर लेता हूँ। या 10 मिनट बाद फिर आपका कोई मोबाइल में ध्यान चला जाए, या फिर उसके 10-15 मिनट बाद फिर आपको कोई और चीज़ अच्छी लग जाए, कोई और काम वो करने चले जाए। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं कंसंट्रेशन पावर का लेस होना, यानी कम होना। ठीक है, यहाँ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है एक स्टूडेंट। तो ये ध्यान रखना है आपको, कई बार एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? कौन सा एक योगात्मक? अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, हर बार बताया, हर वीडियो में बताया कि मूल्यांकन यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है। 6 क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म बनेंगे, और ये 6 सिर्फ बाल विकास में बनेंगे। बाकी इसमें इस यूनिट से एक्चुअल में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन बनेंगे सभी सब्जेक्ट के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, योगात्मक मूल्यांकन से यहाँ पर पूछा है। देखो, योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? सबमेटिव असेसमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है, अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तात्कालिक प्रतिक्रिया देना। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, तात्कालिक प्रतिक्रिया या फिर जो कंटिन्यू इवैल्यूएशन चलता है, प्रगति के बारे में जो कंटिन्यू बताता है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी रचनात्मक मूल्यांकन। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये किसका पार्ट है? रचनात्मक है। या अगर यहाँ CC दिया होता तो CC आंसर हो जाता। यहाँ पूछा आपसे योगात्मक, तो आणविक विश्लेषण भी नहीं है। ठीक है, उपलब्धि पर लगातार व्यवस्थित आकलन भी नहीं है। सत्र के अंत में, जहाँ पर आपको लास्ट में मिल जाए, सत्र के अंत में, यानी पूरे ईयर के एंड में, या आप कह सकते हैं सेमेस्टर के एंड में। ठीक है, अंतिम आकलन, तो ये आखिरी आकलन होता है। आपको ध्यान रखना है, क्या होता है? आखिरी आकलन होता है। ठीक है, योगात्मक आकलन क्या होता है? अंतिम आकलन होता है, आखिरी आकलन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सत्र के अंत में। तो ध्यान रखिएगा, योगात्मक और रचनात्मक में क्या होता है? देखो, रचनात्मक होता है जिसमें कि फॉर्मेटिव से समझ, यानी कि जिसमें कंटिन्यू चीज़ें चलती रहती है, कंटिन्यू आप इवैल्यूएशन करते रहते हैं। जैसे यूनिट टेस्ट है, हम बार बार उसका इवैल्यूएशन करते रहते हैं, और फिर जो गलतियाँ होती है उसको हम सुधारते हैं। ठीक है, लेकिन जो 6 माही या जिसको बोलते हैं वार्षिक परीक्षाएं, ये जो होती है वो सबमेटिव होती है, यानी योगात्मक होती है, क्योंकि ये सत्र के एंड में होती है। इसमें क्या होता है? पूरा टेस्ट किया जाता है कि उसने क्या सीखा है, उसका इवैल्यूएशन है, सीखे गए का इवैल्यूएशन है। ठीक है, सीखे गए का ही मूल्यांकन है। तो उसको हम योगात्मक आकलन कहते हैं। नेक्स्ट है गाइस, यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? ठीक है, क्या पूछा इसमें? हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या पूछा है इसमें? हार्वर्ड गार्डनर, विश्लेषणात्मक, रचनात्मक, प्रकृतिवादी और व्यवहारिक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर
किससे संबंधित है? हावर्ड गार्डनर की जो मेन उसने बताया था वो किससे संबंधित थी? आपकी प्रकृति से रिलेटेड थी, ठीक है, नेचर से रिलेटेड उसने चीज़ें बताई थी, तो ये ध्यान रखना है। हमारे देश में तो गार्डनर, मैंने आपको पहले बता रखा है, बहुबुद्धि सिद्धांत से हमेशा एक क्वेश्चन आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं, निम्नलिखित में से पता लगाएं कि 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक से ज़्यादा भाषा बोलते हैं, यानी कि क्या हो गया, ये बहुभाषी हो गए, बहुभाषी। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कई बार बता रखा है, जहाँ पर भी बहुभाषी यानी मल्टी लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स का रोल की बात आती है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमेशा टीचर उसको किस तरह से यूज़ करेगा, एक रिसोर्स के रूप में, यानी एक संसाधन के रूप में यूज़ करेगा, ठीक है। तो इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, क्या है, आपको उसको पॉजिटिवली लेना है, पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, कि आप उसकी बहुत अलग अलग लैंग्वेज को, आप उसकी संस्कृति को परिवेश, स्कूल के परिवेश से जोड़ सकते हैं, तो ये इसका पॉजिटिव होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, 2 भाषाओं को बोलने की क्षमताओं में बच्चों का क्या लाभ होता है? विश्लेषणात्मक भी होता है, संज्ञानात्मक लचीलापन भी होता है, और अवधारणात्मक गठन में भी सुविधा रहती है। इसमें क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा कि मल्टी लैंग्वेज जो होती है वो सोर्स के रूप में होती है, रिसोर्सेज के रूप में। एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे न केवल यह पूछ कर कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि क्वेश्चन वो क्या पूछता है, टीचर और स्टूडेंट से क्या पूछ रहा है, कैसे और क्यों। तो जहाँ पर कैसे और क्यों आ जाए, ठीक है, यहाँ पर किस तरह की सोच डेवलप हो रही है, कैसे और क्यों वाली सिचुएशन आ जाए, या तुलना हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इस तरह की जहाँ सिचुएशन है कि वहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं हम, समानता, आलोचनात्मक सोच, एकीकृत और अवधारणा मानचित्र, यानी कंसेप्ट मैपिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में लिखा जाए कैसे और क्यों, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कैसे और क्यों किस में होता है, क्रिटिकल थिंकिंग में होता है, किस में होता है, क्रिटिकल थिंकिंग में, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, आलोचनात्मक सोच है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट जानने की कोशिश कर रहा है कि ये चीज़ हुई है तो कैसे हुई है, या टीचर उनसे पूछ रहा है कि भाई अगर मैंने कोई चीज़ समझाई है या कोई रिएक्शन हुई है, ठीक है, तो वो किस वजह से हुई है, यहाँ पर ये आंसर दे रहे हो तो किस वजह से दे रहे हो। तो वहाँ पर क्या है, उसकी स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव कर रहा है वो, ठीक है, यानी उसकी जो आप अब कह सकते हैं आप आलोचनात्मक सोच को, ठीक है, विकसित कर रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित करते हैं। कौन सा मनोविज्ञान परिप्रेक्ष्य इस तरह की प्रेरणा को की व्याख्या करता है? क्या पूछ रहा है, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर लिख दे कि व्यवहार को मोटिवेट कर रही है। तो ये किस तरह का, किसने बताया था, तो ये किसने बताया था, व्यवहारवाद ने बताया था, ठीक है, कि जो उत्तेजनाएं होती है वो क्या करती है, मोटिवेट करती है, तो व्यवहार को ही मोटिवेट कर रही है। तो नेक्स्ट है, समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को ब्लैंक नियमित कक्ष में शिक्षित करना। तो ये आपको मैंने हर बार बता रखा है कि समावेशी जो शिक्षा होती है वहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, इंक्लूसिव से हमेशा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि डिफरेंट चाइल्ड जो होते हैं, विशेष शिक्षा वाले बच्चे, उनसे हमेशा क्वेश्चन आएगा। तो बात करते हैं समावेश शब्द का मतलब, विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को किस में शामिल करना है, नियमित के साथ शामिल करना है। तो पूरे टाइम शामिल करना है या कुछ समय शामिल करना है, मैक्सिमम टाइम शामिल करना है, कभी भी शामिल नहीं करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि उनको पूरा टाइम शामिल करना है। समावेशी का मतलब ही क्या होता है कि सभी को, ठीक है, सभी को एक ही कक्षा में एक ही टीचर के द्वारा एक समान स्तर पर पढ़ाना, समान कक्षा समान स्तर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा क्या है, बेसिकली मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कि इसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जैसे प्रतिभाशाली हो गए या मंदबुद्धि बच्चे हो गए, वो सब सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चे भी किसके साथ पढ़ाने, नियमित के साथ। तो कितने टाइम पढ़ना चाहिए, तो पूरा समय पढ़ना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता का पाठ कर रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने व्यापक, देखो यहाँ पर मेन जो वर्ड है वो निकाल लिया करो। विवरण समझा रहा है, एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद टीचर कविता को पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने पर या विचार करने के लिए कह रहा है, यानी टीचर क्या कह रहा है, स्टूडेंट को खुद कह रहा है, ठीक है, स्वयं निकालने के लिए, स्वयं निष्कर्ष निकालने के लिए कह रहा है। तो ये किस चीज़ का उदाहरण, आगमनात्। अब देखो अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने आपको क्या बताया था, रिवीजन में, हिंदी रिवीजन नोट्स वाले में मैंने आपको बता रखा है कि आगमन विधि क्या होती है। आगमन विधि वो होती है जिसमें कि हम, जो टीचर होता है वो कुछ विशिष्ट एग्जाम्पल देता है, ठीक है, विशेष एग्जाम्पल देता है, विशिष्ट उदाहरण देता है, विशिष्ट या विशेष उदाहरण देता है, और फिर उससे क्या करता है, स्टूडेंट से उनका निष्कर्ष निकलवाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये होती है हमारी
आगमन विधि। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वही चीज़ है कि कविता पहले पढ़ा रहा है और उसके बाद बच्चों को ही कह रहा है कि आप इसका निष्कर्ष निकालो एक, तो उससे क्या कह रहा है, आगमनात्मक तर्क है। इस तरह से आपको ध्यान रखें। तो वर्ड अगर आप पकड़ जाएंगे तो आप बिल्कुल ईजिली कर लेंगे। मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है, कि यह एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर आच्छादित करता है, यानी ईगो इड पर रोल कर रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक प्राथमिक साधन है जिससे ईगो इड पर आच्छादित है, मतलब ईगो जो है वो इड पर राज कर रहा है एक तरह से। तो ये किसने, कौन सा सिद्धांत है, सुपर ईगो, द्वंद्व, दबाव और आमोद सिद्धांत। तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, रिप्रेशन है, यानी दबाव है। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, ईगो जो है वो इड के ऊपर कंट्रोल करता है। तो ये कौन सा है, दबाव के कारण है। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये फ्रायड सिद्धांत से है। मैंने आपको बता रखा है मनोविश्लेषण से हमेशा क्वेश्चन आएगा। फ्रायड प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे संज्ञान में जीन पियाजे, ऐसे ही मनोविश्लेषण के अंदर फ्रायड है। तो सिगमंड फ्रायड की जो इड ईगो सुपर ईगो वाली थ्योरी है, इड ईगो और सुपर ईगो, उसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, डिटेल से पढ़ के जाना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंतर्मुक्ता और बहिर्मुक्ता। देखो व्यक्तित्व से आ गया, बताया था मैंने आपको, व्यक्तित्व से आएगा तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के एक टाइप यानी प्रकार से आता है एक तो। ठीक है, उसके बाद व्यक्तित्व मापन की विधियों से आ जाता है। इस तरह के ही 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, तो आपको उनको तैयार करना है। व्यक्तित्व का अंतर्मुख और बहिर्मुख, आइजैक कैटल आल्पोर्ट रोजर, किसने बताया था, आइजैक ने बताया था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो कैटल ने कितने बताए थे, आल्पोर्ट ने कितने बताए थे, ये पूछे जाते हैं। बात करते हैं, तो मैंने इसमें आपको बता रखा है व्यक्तित्व में आपको सभी बेसिक है वो जरूर पढ़ना है, और मापन की विधियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मापन की विधियों को जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है, यानी मोटिवेशन क्या है। पहला, छात्र, अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, ये मान के चलिए कि आप सीटेट से पूछे गए हैं, इतना दिमाग कोई एग्जामिनर नहीं लगाता है कि आपसे कोई नए क्वेश्चन बनाए जाएंगे या कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एज इट इज़ सीटेट से उठाए और यहाँ पर डायरेक्ट डाल दिए। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है ना, वो सब सीटेट से उठाए गए हैं। ठीक है, पैडागोजी या सीडीपी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर से उठाए जाते हैं एज इट इज़, चाहे वो लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो। तो उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। तो वो हम कवर कर चुके हैं, कई वीडियो मैंने बना दी है और भी हम वीडियो बनाते रहेंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है। पहला, आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक या रक्षा करना चाहता है, ये ठीक है, ज़्यादा खास मोटिवेशन नहीं है। बात नेक्स्ट, बी सक्रिय है, गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और लास्ट में उच्चतम अंक हासिल करता है। सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि क्या कर रहा है वो, सबसे पहले उसने एक लक्ष्य निर्धारित किया, एक अच्छा लक्ष्य, उच्च लक्ष्य निर्धारित किया, उसके लिए फिर बार बार उसने प्रयास किया। अब जैसे आपका एक लक्ष्य है कि आपको रीड क्लियर करना है, ठीक है, पहले अभी ये मान ले सकते हैं, पहला लक्ष्य आपका रीड क्लियर करना, इसके लिए आप लगभग 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, 3 महीनों से तैयारी कर रहे हैं और लास्ट में आप क्या करके जाएंगे, वहाँ पर आप अच्छा परफॉर्मेंस करके जाएंगे, यानी अपना रीड क्लियर करके जाएंगे। तो ये क्या है, ये क्या होगा आपका, ये मोटिवेशन है। ठीक है, ये आपका क्या है, मोटिवेशन है। तो ये मोटिवेशन आंतरिक भी हो सकता है या बाहरी, यानी जॉब वगैरह के लिए भी हो सकता है, या हो सकता है आप सेल्फ मोटिवेटेड हो उस चीज़ के लिए, या किसी को देखकर आप मोटिवेट हो रहे हो। तो इसमें किसी भी तरह का मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन ये मोटिवेशन है, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि एक बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है शुरुआत अपने आप में एक अंत, एक शुरुआत एक अंत, और इनमें से कोई नहीं। अगर बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है, तो ये अपने आप में एक अंत है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, तो यानी कि जो वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए एक निश्चित नियम और कानून दे रहा है आपको, तो वो कौन क्या कहलाता है, अभिप्रेरणा, अधिगम, द्वंद्व और दिमागी आरोग्यता, यानी कि इसका मतलब क्या, मेंटल हाइजीन। तो ये मेंटल हाइजीन कहलाता है, यानी कि हम सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करेंगे, इसके कुछ रूल रेगुलेशन बने हुए हैं और हमें उसी तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा मेंटल हाइजीन, यानी दिमागी आरोग्यता कहलाती है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है। क्या कह रहा है, अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से, यानी जहाँ पर तर्क आ गया, तार्किक रूप से सोचना, वहाँ पर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, रैशनलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैशनलाइजेशन है, रैशनलाइजेशन, क्योंकि जहाँ भी आपको तर्क मिल जाए ना सेंटेंस के अंदर तार्किक, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, सीधा सीधा आप रैशनलाइज कर दीजिए उसको, रैशनलाइजेशन।
बात करते हैं नेक्स्ट, तो रैशनलाइजेशन ऑप्शन हो जाएगा, परिमेयकरण जिसको हम बोलते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू श्रेणी से संबंधित है। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना क्या करती है? अधिगम को प्रभावित करती है। तो क्रियात्मक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और अन्य कारक। संगठनात्मक स्थापना तो कैसा है? स्कूल का संगठन एक सामाजिक कार्य है, ठीक है, यानी सामाजिक कारक है। स्कूल के एक सोशल फैक्टर ही तो है, तो सोशल फैक्टर है वो उसके लर्निंग को प्रभावित कर रहा है, तो ये किस तरह का है? सामाजिक कारक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न स्थितियों में कौन समायोजन को बढ़ावा देता है? तीव्र उत्सुकता। अब देखिए क्या कह रहा है? मोटिवेट कर रहा है समायोजन को। तो नेगेटिव आंसर तो नहीं होंगे इसमें, आपको क्या निकालना है? पॉजिटिव आंसर निकालना है। तीव्र उत्सुकता, ज़्यादा जल्दी एक्साइटेड होंगे तो समायोजन नहीं हो पाएगा। अपराध का जुनून गलत है, ये तो बिल्कुल। बीमारी का डर भी कभी भी आपको मोटिवेट नहीं करेगा। न्यूरोटिक, भय और चिंता से मुक्त, यहाँ पे ये कह रहा है किसी भी तरह की स्ट्रेस से मुक्ति, वो क्या है? हमारे समायोजन में हेल्प करते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और इसी के लिए किस तरह की युक्ति प्रयोग की जाती है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, यानी जैसे अपने गोल को चेंज कर लेना, अपने एम को बदल लेना, ठीक है। या इसमें हो सकता है कि आप अपने, अगर आपको किसी जैसे अच्छे मार्क्स नहीं है तो आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आप उसका ब्लेम किसी और पर डाल देंगे और खुद स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं समायोजन की युक्तियाँ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने को कहा। ब्लूम के वर्गीकरण, वही क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको बता रखा है बार बार, ब्लूम टैक्सोनॉमी 100% आएगी। ब्लूम टैक्सोनॉमी में चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन हो चाहे इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो, लेकिन ब्लूम टैक्सोनॉमी के इनसे क्वेश्चन हमेशा आता है, ज्ञान से आता है, ठीक है। यहाँ पर दे सकता है आपको, जैसे परिभाषा को एक्सप्लेन करना है, वो किसका उदाहरण है, तो यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन है। छात्रों से संबंधित हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझते हुए एक निबंध लिखने को कहा जाता है। यानी टीचर क्या कह रहा है? स्टूडेंट को अप्लाई करने के लिए कह रहा है। स्टूडेंट को क्या कह रहा है कि अप्लाई करो, खुद लिखो, ठीक है। यानी जो नॉलेज आपने अभी गेन किया है, जो कंसेप्ट आपने समझा है, उसको आप अपने आप लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो। तो वहाँ पर स्टूडेंट क्या कर रहा है? अपने नॉलेज को क्या कर रहा है? अप्लाई कर रहा है, ठीक है। विश्लेषण, खोज नहीं कर रहा। संप्रयोग, समझ, ज्ञान, तो ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, क्या हो जाएगा? अप्लाई कर रहा है, तो यानी संप्रयोग कर रहा है उस चीज़ का। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ भी स्टूडेंट को किसी भी चीज़ को अप्लाई करने के लिए कहा जाए, यानी कोई भी काम करने के लिए कहा जाए, खुद करो, ठीक है। जैसे अगर आपको कह दिया कि इसका खुद निष्कर्ष लिखो या खुद सारांश लिखो, खुद इसका जो है निबंध लिखो, तो उसमें क्या हो जाएगा? अप्लाई कर रहे हो आप, तो संप्रयोग हो जाता है। नेक्स्ट, शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व, कक्षा के व्यवहार के बारे में जानकारी हासिल की है। यह प्रक्रिया कहलाती है। एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का यूज़ करके, ठीक है, तो जांच सूची का यूज़ किया और एक परीक्षण किया, जिससे कि छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व और उसके बिहेवियर के बारे में आपने नॉलेज प्राप्त की है। तो उसको क्या कहते हैं? आकलन, मूल्यांकन, मापन और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जांच भी की है, परीक्षण भी किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आकलन भी है, मापन भी हो रहा है और मूल्यांकन भी हो रहा है, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा यहाँ पर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा अच्छा क्षेत्र है ब्लूम टैक्सोनॉमी से नहीं है, पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा, कौन सा क्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण से नहीं है, पूछ रहा है। नहीं, तो जहाँ नहीं है उसको पहले अंडरलाइन कर लेना है। संज्ञान होता है, क्रियात्मक होता है, भावात्मक होता है, क्या नहीं होता? मनोप्रेरणा नहीं होता। तो मनोप्रेरणा ब्लूम की टैक्सोनॉमी का क्षेत्र नहीं है। संज्ञान भी है, क्रियात्मक भी और भावात्मक भी है। बात करते हैं नेक्स्ट, और इसमें जो संज्ञान है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो संज्ञान को तो जरूर पढ़ के जाना है। बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, अब देखो एनसीएफ 2005, आरटीई 2009, ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005, आरटीई 2009, ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूछ रहा है एनसीएफ 2005 के हिसाब से कौन सा सिद्धांत नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो स्कूल से बाहर ज्ञान को जीवन से जोड़ना बिल्कुल सही है, ये तो है ही। लचीला बनाना बिल्कुल सही है। रटने को सुविधाजनक, ये सबसे नेगेटिव आंसर है। देखो, कोई भी जो एक्ट है, मैंने आपको हर बार बताया, कोई भी जो भी चीज़ें एजुकेशन में बनी है, ठीक है, कोई भी आपको मान सकते हैं कि कोई भी संस्था बनी है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, या कोई भी एक्ट अगर लागू हुआ, तो वो हमेशा क्या कहता है कि रटने को बिल्कुल अवॉइड कर दो, ठीक है। जो वर्तमान नीति है वो क्या कहती है कि रटने को बिल्कुल अवॉइड कर दो, ठीक है। रटना बिल्कुल गलत है, जहाँ भी रटना मिल गया उसको तुरंत कट कर दो। तो डिलीटिंग मेथड यूज़ करोगे तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, शुरुआत में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का यूज़ करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि विकास के रूप में उंगलियों और फिर अंगूठे को यूज़ करके व्यक्ति जो है वस्तु को उठाता है। तो ये किस तरह की प्रगति है?
बात करते हैं, देखिए अब यहाँ पर किस तरह का क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट मिला आपको बाल विकास के सिद्धांत से। किससे मिला है? बाल विकास के सिद्धांत से। बाल विकास के सिद्धांत तो मैंने आपको बता रखा है 101% बाल विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन आएगा। 8 से 10 सिद्धांत है, उन्हीं को पढ़ के जाना है बस। तो वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहले, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, पहले पूरी उंगली यानी पूरे पहली उंगली का यूज़ किया, फिर अंगूठे का यूज़ किया है, और पहले पूरी हथेली का यूज़ किया, यानी किस तरह की हो गई है? सिफोलोडिकल प्रोक्सिमोडिस्टल। देखिए जो सिफोलोडिकल होती है ना, ये होती है आपके सिर से पैर की तरफ, यानी लंबवत जब चीज़ों की बात होती है तब वहाँ पर सिफोलोडिकल आती है। प्रोक्सिमो डिजिटल होती है जहाँ पर पेशियों से रिलेटेड चीज़ें आती है, या आप कह सकते हैं केंद्र से दूर, यानी केंद्र से दूर, यानी पहले पूरे हाथ से उस चीज़ को पकड़ेगा, ठीक है, और फिर वो क्या करता है, अपने जो है हथेलियों यानी उंगलियों का यूज़ करता है। जैसे मैंने आपको लास्ट में पेंसिल का एक एग्जाम्पल करवाया था, ठीक है, पेंसिल का एक एग्जाम्पल करा था, वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि पहले कंप्लीट उसको पकड़ता है, पहले पेंसिल को पूरे हाथ से पकड़ता है, बाद में अपनी उंगलियों से धीरे धीरे लिखना चालू करता है। तो ये किसका उदाहरण है? ये आपका प्रोक्सिमो डिजिटल का उदाहरण था, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर भी उसी तरह का क्वेश्चन है कि पहले पूरे हाथ का प्रयोग करता है और फिर बाद में उंगलियों के प्रयोग से उसको लिखना चालू करता है। तो किस तरह का उदाहरण है? तो यहाँ पर प्रोक्सिमो डिजिटल भी है, और साथ साथ यहाँ पे क्या देते हैं, व्यापक से विशिष्ट, तो ये भी है, क्योंकि व्यापक से विशिष्ट भी यही कहता है कि इसको आप कह सकते हैं सामान्य से विशिष्ट, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट, यानी पहले पूरे हाथ का यूज़ करता है और बाद में विशिष्ट चीज़ों का, विशिष्ट अंगों का यूज़ करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमो डिजिटल भी है और व्यापक से नहीं है। तो ए और बी, इसमें बी और सी दोनों आ जाएंगे, ठीक है, बी और सी दोनों आंसर सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। विकास की इस प्रक्रिया इन तीनों क्षेत्रों में कहाँ संबंधित है? ये कह रहा है कि संज्ञान, भावात्मक और सामाजिक सभी तरह के जो विकास के क्षेत्र हैं उनको क्या कर दिया गया, एक साथ, मतलब किस तरह से संबंधित है? तो अन्य को प्रभावित करने बिना स्वतंत्र रूप से विकसित है। नेक्स्ट, एक एकीकृत और एक समग्र है, आंशिक है और बेहतर तरीके से है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एकत्रित है यानी इंटीग्रेटेड है, और समग्र प्रकार से विकसित है, यानी इंटीग्रेटेड भी और समग्र भी है। यानी क्या कह रहे हैं कि जब देखो, जब तक शारीरिक डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है, शारीरिक मानसिक को रिलेट करता है और मानसिक आपके संवेग को रिलेट करता है, ठीक है, यानी इमोशंस को रिलेट करता है, संवेगों को। तो ये क्या है, तीनों आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एकीकृत भी है और एक साथ विकसित होते हैं, ठीक है। और प्रभावित किए बिना वाली गलत है लाइन, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रभावित जरूर करते हैं। अगर किसी का, ये इस तरह से माना जाता है कि जैसे अगर मानसिक विकास अच्छा होता है तो वो अपने इमोशंस को भी यानी संवेगों को भी कंट्रोल कर लेता है। तो इस तरह से सब क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। बात करते हैं, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न प्रदर्शन करता है, निम्न है, बाद की उम्र में भी यही चलेगा। तो ये किस तरह के बयान पर जोर देता है? प्रारंभिक अनुभव, वातावरण, आनुवंशिकता। देखिए ये कह रहा है कि पहले एक चीज़ है, ठीक है, आपके पास अगर सपोज आपके पास अभी एक स्किल है, यानी आपको सपोज जैसे हाइट है, ठीक है, अभी हाइट आपकी अच्छी जा रही है, ठीक है, हाइट है मतलब नॉर्मल है, ठीक है, तो और बाद में भी आपकी हाइट जो है वो ग्रो करेगी। तो ये किस तरह की बात हो गई, ये आपकी हेरिडिटी है। या आप इस तरह से लग सकते हैं कि हाइट अभी कम है तो आगे भी जाके पता चलता है कि कम ही है, ठीक है, तो हम अंदाजा लगा लेते हैं वो किस तरह की है, अनुमानचिक है, कि वहाँ पर उस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते, वो चीज़ आपको प्रत्यक्ष रूप से पहले दिखाई दे रही है। तो उसमें एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं है। कुछ चीज़ें जन्म जाता है, जैसे रंग है, तो अभी जैसे भी रंग है, मान लो गोरा है या सांवला है, जैसा भी रंग है, तो वो बाद में भी उसी तरह का रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर पा रहे हो। तो ये क्या हो गई, ये हेरिडिटी है, यानी अनुमानचिकता है, ठीक है। और इसमें पर्यावरण का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर मान लो कोई चीज़ अभी आपने सीख ली, कोई स्किल है वो अभी आपने सीखी, और बाद में आप उससे आपका इंटरेस्ट दूसरी तरफ बदल जाता है। सपोज अभी आपको डांस अच्छा लगता है, बाद में जाके आप संगीत को पसंद करने लग गए, ठीक है, संगीत में आपकी रुचि हो गई, तो क्या हो गया, ये चीज़ें वातावरण पे डिपेंड करती है कि आपको जिस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा उस तरह से आप बिहेव करोगे। तो ये क्या है, ये फिर वातावरण पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अनुमानचिकता। बात करते हैं, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझते हुए जाना है कि क्या पूछ रहा है। तो मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको साथ साथ बता दिए कि और किस तरह से बन सकते हैं। अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को कहा जाता है। देखो, उपयोग यानी यूटिलाइज करना और यूटिलाइज नहीं करना। तो प्रभाव भी है, श्रम है, प्रबलन, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये प्रभाव का नियम भी है और साथ ही साथ किसका नियम है,
प्रबलन का भी है, क्योंकि ये दोनों क्या कहते हैं कि उपयोग भी होता है, अनुपयोग भी होता है। अगर आप स्किल को कंटिन्यू उसको डेवलप करते हो तो वो अच्छी मास्टरी कर लेते हो, और अगर उस चीज़ पे आप बराबर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो क्या होता है, आप उन चीज़ों को भूल जाते हो। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रभाव का नियम या प्रबलन का। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, यानी आप कोई, जैसे आपने कोई चीज़ सीख ली और वो आपके लिए पॉजिटिव है, आपको लग रहा है कि उस आप में अच्छे चेंजेस हो रहे हैं, या आप उसके ऊपर मास्टरी कर रहे हो, तो आप उसको और भी बार बार उसको प्रैक्टिस करते रहोगे। तो ये प्रभाव उपयोग और अनुपयोग का नियम होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, बल्कि इससे पहले और जब सीढ़ियों के नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है तो इस तरह को एक्टिविटी को फिर से करता है। इसको क्या कहते हैं, विलोपन, बिना शर्त प्रोत्साहन, अनुकूलित उत्तेजना और तत्परता। तो इसको क्या कहेंगे हम, देखिए यहाँ पर ये उसी तरह का हो गया, जैसे सपोज कोई टीचर है, वो क्लास में, इस तरह का भी एक सेम एग्जांपल आता है कई बार कि जैसे टीचर है वो सीधा क्लास में आया, ठीक है, और आते ही तुम्हें एक बार डांट दिया, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि जब भी टीचर वापस क्लास में आएगा तो स्टूडेंट पहले से ही डर जाएंगे, ठीक है, अवेयर हो जाएंगे कि टीचर आने वाला है, तो कदमों की आवाज़ से ही उनके अंदर भय क्रिएट हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर दे रखा है पहला विलोपन, तो सेम एग्जांपल है वही, तो विलोपन है। नेक्स्ट इसमें बिना शर्त प्रोत्साहन है, अनुकूलित उत्तेजना है और तत्परता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा इसका, अनुकूलित उत्तेजना, यानी कंडीशनल रिफ्लेक्स कह रहा है ये, ठीक है, रिफ्लेक्स है, ठीक है, कंडीशन है, कंडीशनल है। तो इस तरह का आप ध्यान रखना है, सेम एग्जाम्पल कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल सेम टू सेम बता दिया है। इसको अनुकूलित उत्तेजना कहेंगे।